Hello, my dear students, little guys. Um, in Welcome to physics book. Previous videos में you can go through the playlists. Previous videos में हम मोशन का कई सारे टर्म्स और उसके बारे में थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये सब डिस्कस किए हैं। फिर फोर्स के बारे में कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स ये सब डिस्कस किए थे। वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, नॉर्मल फोर्स ये सब हम एनालाइज कर चुके हैं। आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन ये तो न्यूटन तो पॉपुलर हैं, जो एप्पल के वो एक बगीचे में बैठे थे और एप्पल गिर गया, एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, उसके बारे में रिसर्च करते करते वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कई सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिख लिए, कई सारे डेवलपमेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बारे में किए। तो वही न्यूटन हमारा मोशन जो मोशन के बारे में 3 लॉ डेवलप किए थे, वो पॉपुलरली फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से पॉपुलर हैं। तो फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, वो जिस स्टेट में रहता है वही स्टेट में रहना कंटिन्यू करता है। मतलब थोड़ा डेप्थ को जाते हैं। एक चीज या एक बॉडी सपोज रेस्ट में है, तो उसको मूवमेंट कराने के लिए, उसका मूवमेंट कराने के लिए, उसको मूव कराने के लिए हमको थोड़ा अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। एक बॉडी मोशन में है, कुछ वेलोसिटी में या कुछ स्पीड में मूव कर रहा है, उसका स्पीड को थोड़ा कम करना है, तो हमको एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसको पूरा स्टेप करना है, फिर भी कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सुनने को तो बिल्कुल इजी लगता है और उसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, फिर भी उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ए बॉडी एट रेस्ट और ए बॉडी इन मोशन continue to remain in state of rest or in uniform motion as long as no unbalanced force is experienced by that body. No, it is not compelled by an unbalanced force to change that state. So, वो स्टेट को चेंज करने के लिए हमको एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सफिशिएंट अनबैलेंस्ड फोर्स। तो दो चीज़ें ख्याल रखना है। एक है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में वही वेलोसिटी में कंटिन्यू करेगा, और जो डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है वही डायरेक्शन में चलता रहेगा। उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमको एक
फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ये तीनों को चेंज करने के लिए हमको एक अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी के ऊपर डालना पड़ेगा। ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जो प्रॉपर्टी की सभी ऑब्जेक्ट का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी एक लिविंग ऑब्जेक्ट में भी है और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी है। तो वही जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया ये इनर्शिया क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू रिमेन एज इट इज। जैसा अभी उसका स्टेट है, जैसा अभी वो रहा है, जिस स्टेट में रहा है वही स्टेट में रहने को पसंद करता है। मतलब वही स्टेट को चेंज करने के लिए हमको कुछ एक्सटर्नल एजेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। वही एक्सटर्नल एजेंट है फोर्स। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए प्रॉपर्टी, हैज ए कैरेक्टरिस्टिक to remain as it is. If it is at state of rest, it likes to remain at the state of rest. If it is in uniform motion, it likes to remain in state of uniform motion in a particular direction. And this property, this inherent property is known as inertia. और जो inertia है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है फोर्स, हमारा स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करता है। एज सच दिस इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स: इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों है इनर्शिया। तो थोड़ा लिंक करो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से जो ऑब्जेक्ट जो स्थिति में है वही स्थिति में रहना पसंद करता है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट का स्थिति चेंज करने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स डालना पड़ता है। तो उसका लिंक कैसा है? मतलब इनर्शिया को चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स डालना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। मतलब वो बॉडी जब तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता उसका स्टेट हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो पहले ये जो inertia concept was developed by Galileo is therefore to some extent to respect him, his name is attached to it, Galileo's law of inertia. तो ये जो इनर्शिया है ये हमारा बॉडी का मास के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ज़्यादा इनर्शिया है तो उसका मास जरूर ज़्यादा होगा। सपोज एक हाथी है और एक खरगोश है, तो ये दोनों रेस्ट में है, तो उनको फोर्स अप्लाई करके पुल करना है। तो स्टेट इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसका ज़्यादा होगा? हाथी का, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। एक
फोर व्हीलर व्हीकल है और एक टू व्हीलर व्हीकल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज़्यादा होगा किसका? फोर व्हीलर का। तो inertia is a measurement of mass. More is the mass, more is the inertia. Less is the mass, less is the inertia. Suppose two objects are moving. एक फोर व्हीलर ट्रक इज मूविंग, सिक्स व्हीलर या फोर व्हीलर ट्रक इज मूविंग, और एक बुलेट इज मूविंग, ए टू व्हीलर बुलेट इज मूविंग. टू स्टॉप देम, they are moving with suppose equal velocity. To stop them, the truck needs more force, the two-wheeler vehicle requires less force because it has a larger mass, it has smaller mass. So mass inertia is a measurement of mass, or mass measures inertia. तो अभी आते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को. सपोज हम एक बस में खड़े हैं, बस रेस्ट में है. तो बस रेस्ट में सडनली वो चालू हो गया. सडनली जब चालू हो जाता है, हम तो खड़े हैं उसके अंदर, तो बस का जो सरफेस है उसके उस सरफेस के साथ हमारा नीचे का बॉडी जो फुट है वो अटैच्ड है, वो लगा हुआ है. तो वो क्या करता है, वो बस के साथ सडनली मूव कर जाता है. तो बाकी जो अपर पार्ट का बॉडी है, वो अपर पार्ट बॉडी क्या होता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से वो वहाँ रह जाना चाहता है. वो वहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से वहाँ रहना चाहता है. तो नीचे का हिस्सा आगे बस के साथ मूव कर जाता है और पीछे ऊपर का हिस्सा पीछे रहना चाहता है. तो क्या होगा, हम बैकवर्ड एक जर्क फील करेंगे, जैसे लगेगा कि हम बैकवर्ड गिर रहे हैं. तो वही इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स ए बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट if it is at rest. So that is inertia of rest. तो फिर inertia of motion. सपोज बस चालू है, हम बस के साथ मूव कर रहे हैं, अंदर खड़े हैं. सडनली बस स्टॉप हो गया, तो हमारा नीचे का हिस्सा क्या होगा, बस के साथ स्टॉप हो जाएगा. मगर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, अपर पार्ट जो है हमारा बॉडी का, वो क्या करेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से वो आगे मूव करना चाहेगा. तो हम आगे मूव अपर का हिस्सा आगे मूव करना चाहेगा, पीछे नीचे का हिस्सा रह जाएगा बस के साथ. तो हम जर्क कौन सा तरफ फील करेंगे, फॉरवर्ड की तरफ एक जर्क फील करेंगे. ऐसे लगेगा नहीं, हम अलर्ट नहीं है तो आगे गिर जाएंगे. तो विल फील ए जर्क फॉरवर्ड. सो जब बस सडनली मूव कर जाता है, रेस्ट से मूवमेंट को आ जाता है, तो पीछे हम पीछे गिर सकते हैं. और मोशन में है और सडनली स्टॉप हो जाएगा तो आगे गिर सकते हैं. सपोज एक आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ को हम सेक करेंगे, हिलाएंगे, तो आम गिर जाता है. तो वो ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से होता है. फिर जब हमारा घर में जो फुट साफ करने के लिए जो पापोच बोलते हैं वो रखते हैं, तो उसको हम कोई स्टिक में या ऐसे कोई वॉल में उसको स्ट्राइक कर देते हैं, तो वो उसमें जो लगा हुआ डस्ट सब नीचे गिर जाते हैं. क्यों होता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के वजह से होता है. ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं. और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, सपोज एक बड़ी एक व्हीकल में तुम जा रहे हो ईस्ट की तरफ,
तो जब तक तुम व्हीकल को टर्न नहीं करोगे, फोर्स अप्लाई करके टर्न नहीं करोगे, उस ईस्ट में चलता रहेगा। तो वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो इनर्शिया ऑफ सपोज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के वजह से क्या होता है, सपोज अगेन हम बस में खड़े हुए एक पैसेंजर के पास जाते हैं, तो उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक जगह टर्निंग है, वो आदमी खड़ा है बस के अंदर और सडनली वो बस टर्न कर लिया, शार्प टर्निंग है, तो वो एक जर्क फील करेगा, साइडवाइज एक जर्क फील करेगा। वो क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। क्योंकि उसका बॉडी पहले सीधे जा रहा था, सडनली टर्न हो गया, तो वो एक जर्क फील करेगा। जिस तरफ टर्न होगा उस तरफ एक उसका अपोजिट तरफ एक जर्क फील करेगा। सॉरी, वो जो जब टर्न हो जाएगा तो वो उसी तरफ एक जर्क फील करेगा। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। और एक तुम लोग कैरम खेलते होंगे, और कैरम का जो स्ट्राइक, ये वो जो कॉइन जैसा होता है उसको क्या बोलते हैं, वो सब पाइल अप होके मिडिल में रखे हुए हैं। हम स्ट्राइकर में एक अच्छा हिट लगाएंगे पूरा नीचे का वो कॉइन को, तो क्या होगा, हिट, तुम्हारा हिट बहुत ज़्यादा है, बहुत शार्प है, तो वो नीचे का कॉइन निकल जाएगा और बाकी सब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वर्टिकली वहाँ पर ही खड़े हो जाएंगे। तो वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तुम रेगुलर ऑब्जर्व, तुम्हारा सराउंडिंग में ऑब्जर्व करके कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर और एक हम न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले और एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है मोमेंटम। एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है ये मोमेंटम। ये हमारा एक बॉडी में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन भरा हुआ है वो उसको मेजर करता है। क्या मेजर करता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या इंडिकेट करता है, उसको फाइनल डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक सैंड का हिल है, छोटा सैंड का छोटा हिल है। तुम क्या करो, एक प्लास्टिक बल ले जाओ, और एक उसी साइज का एक आयरन बल ले जाओ, सेम साइज का, और वो हिल के ऊपर, वो सैंड हिल के ऊपर एक के बाद एक स्ट्राइक कर, तो देखोगे कि वो प्लास्टिक बल ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा वो सैंड हिल का सरफेस को, मगर वो जो आयरन बल जो होगा वो क्या करेगा, वो उसको डिस्टर्ब कर देगा, वो उसके अंदर पेनेट्रेट भी कर सकता है, वो सैंड हिल थोड़ा डिसेप्ट हो जाएगा। वो क्यों ऐसे होता है? सेम साइज का है मगर आयरन बल में ज़्यादा मास है, प्लास्टिक बल के कंपैरिजन में आयरन बल में ज़्यादा मास है। तो यहाँ मास इज ए मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब आयरन बल में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। और एक तो ये जो मोमेंटम है ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, या क्वांटिटी ऑफ मोशन उतना ज़्यादा होगा। और एक क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है मोमेंटम। सपोज वही
एक आयरन बल लो और एक मतलब प्लास्टिक बल लो, सेम साइज का, और आयरन बल को या प्लास्टिक बल को नहीं, ऐसे करते हैं तो समझना अच्छा होगा। सेम साइज का 2 आयरन बल लो, एक को बहुत फास्टर स्ट्राइक करो सैंड हिल के ऊपर और एक को स्लोली हिट करो सैंड हिल के ऊपर। किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? जिसको हम फास्टर स्पीडीली उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो मतलब वेलोसिटी या स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ये क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो 2 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये मोमेंटम डिपेंड करता है, एक है मास और एक है वेलोसिटी। सो ज़्यादा मास तो ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा वेलोसिटी तो ज़्यादा मोमेंटम। सो इट इज़ ए मेजर ऑफ इम्पैक्ट ऑल्सो। मतलब this momentum is a product of mass and velocity. It is a product of mass and velocity. Mass and velocity. इसको हम सिंबल देते हैं P. So P is equal to mass into velocity. तो ये मास का यूनिट है, SI यूनिट है किलोग्राम, और वेलोसिटी का SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? kg इंटू मीटर पर सेकंड। ये है मोमेंटम का यूनिट। सो मोमेंटम इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ के साथ, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज का वीडियो में इतना ही। बाय।